नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ज़रा हम उन चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे और साथ में हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि अग्निवीर भारत के लिए कितनी सही है, उस पे भी। तो पहले हम इस पे करते हैं। तो इसमें आज 2 आतंकवादी पकड़े गए। अब नाम तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को भी। तो उनसे पूछा जा रहा है, उनकी पूछताछ चल रही है। और जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है NIA ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सबूत भी इकट्ठा किए हैं और मीटिंगें भी हुई हैं, तो जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संभावना की जा रही है व्यक्त आने वाले दिनों में। तो अभी कुछ ऐसा कुछ खास कदम नहीं उठाया। और जहाँ तक रही बात, तो सिंधु जल नीति में भी पानी बंद करने की बात की गई है। अब ये कितनी सही है ये तो आने वाले टाइम में बताया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरी, पाकिस्तान ने भी अपने क्षेत्र में भारत के हवाई सेवाएं हैं वो भी प्रतिबंधित कर दी हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान ये दिलाना चाहूँगा कि एक जो अग्निवीर योजना चली थी, तो पिछले 3-4 साल से तो शायद कोई भर्ती नहीं हुई उसमें। दूसरी चीज़, मैं आज थोड़ा इसको इस तरीके से लूँगा कि जैसे एक डॉक्टर या सर्जन होता है, या सपोज कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी है, सिविल इंजीनियर होते हैं, तो उनको एक पढ़ाई के बाद 3-4 साल की पढ़ाई करके आते हैं और उसके बाद जब वो अपने जॉब में जाते हैं तो उनको वहाँ भी कम से कम कोई चीज़ें सीखने में, मेरे को लगता है, एक उस एनवायरनमेंट को समझने में 5-10 साल लग जाते हैं। तो 10 साल या 15 साल के बाद तब जाके वो उनके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि हाँ, अब हम काफ़ी सीख चुके हैं। क्योंकि अगर आप किसी सर्जन से ही पूछोगे, अगर उसने ट्रेनिंग की है, सर्जरी भी करता है, सक्सेसफुल भी रहती हैं, लेकिन वो तब भी बोलता है कि मैं प्रैक्टिस में हूँ अभी। और जब उसको एक काफ़ी टाइम हो जाता है, तो अब मैं इस चीज़ को जोड़ता हूँ कि जैसे अग्निवीर योजना लाई थी सरकार। अब अग्निवीर योजना सभी को पता है 4 साल की योजना है, तो 6 महीने की तो उसमें ट्रेनिंग है और 6 महीने उसमें छुट्टी में जाती हैं आपकी, जो भी एक होता है ट्रेनिंग के बाद, एनुअल लीव, कैजुअल लीव होके। तो साल भर तो आपके छुट्टी में चले गया, बचे 3 साल। अब 3 साल में कभी वो उसकी अगर तैनाती होगी, कभी वो चाइना के बॉर्डरों पे रहेगा, कभी सियाचिन के बॉर्डर पे, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जगह जगह उनको ड्यूटियाँ। तो ये आने जाने में एक जो समय लगता है। दूसरा, जो हमारी फौज की जो कार्य प्रणाली है, जैसे कि वहाँ भी जैसे बंदूक सिखाना, टैंक चलाना, तोप तरह तरह की होती होंगी, बंदूकें, मिसाइल्स। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, देखा भी होगा आपने शायद मूवियों में, कि सपोज एक टैंक ही है। अब एक टैंक को चलाने के लिए 3-4 आदमी चाहिए होते हैं। उसमें होता है जो उनका क्रू मेंबर, देखा होगा आपने, पिक्चरों में तो देखा ही होगा। ऐसी आपकी जैसे बड़ी बड़ी मिसाइल या तोप वगैरह बोलते हैं जिनको, तो कम से कम 8-8, 10-10 आदमी लगे रहते हैं। और बड़ी हैवी हैवी मशीनें होती हैं, तो इनमें 2-2, 3-3 ड्राइवर उनके चलते रहते हैं। अब इन चीज़ों में भी काफ़ी समय लगता है। अब एक टैंक ऐसा तो है नहीं कि 3-4 आदमी लड़के लगाए, वो गए और वो टैंक को चलाना सीख गए और वहाँ अगर उनको युद्ध में भेज दिया तो वहाँ उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, कि मेरे को लगता है कि फ़ौज में कम से कम आप उस इन्वायरमेंट में जब रहते हो, 8-10 साल में जब आप ड्यूटी कर लेते हो, तब उन चीज़ों का नॉलेज होता है आपको बॉर्डर पे। और लोगों के बिहेव से जाके पता चलता है कि कौन किस तरीके की
बॉर्डरों पे मूवमेंट चल रही है जो देश के लिए हानिकारक हैं, उन चीज़ों से आप तभी उन चीज़ों के साथ लड़ना सीख सकते हैं। अब जिस समय उन्होंने कुछ सीखा होता है बच्चे, उसके बाद जब तक वो सीख पाते हैं तब तक तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारी सीमाएं हैं और जिस तरीके से हमारी फ़ौज को कमज़ोर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ठीक है अग्निवीर भी कीजिए, आपकी एनसीसी की भर्तियां चलती हैं, एनसीसी में होती है, जैसे बच्चे करते हैं कॉलेज में, वो सीखे रहते हैं, उनको डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी चीज़ें आती भी हैं, तो डायरेक्ट उनको अग्निवीर में कीजिए। और जो फौज का जो चल रहा है पुराना पैटर्न ब्रिटिश टाइम से, और चूंकि आप ये देखते होंगे कि ब्रिटिशर थे हमारे, काफ़ी एडवांस थे। जो टेक्नोलॉजी अब भारत में यूज कर रहे हैं अब आ रही है, जो अब ये लगा लीजिए 1857 में भारत में ट्रेन आ गई थी, उस ज़माने में अंग्रेज़ ट्रेन ले आए थे, और आज कब लगभग 150 साल भी हो गए तो भारत अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चला पाया, ट्रायल ही चल रहा है उसका। तो कहीं ना कहीं वो लोगों ने जो एक विदेशों में है कि एक अपनी आर्मी को जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है ब्रिटेन में, वहाँ जिस तरीके से उनका मैन पावर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, वो भारत में नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे अब ये अग्निवीर योजना ही है, तो अब इनको बॉर्डरों पे आतंकवादी क्या पहचानेंगे, वो आतंकवादी 3-4 साल में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, आपके हथियार चलाने से लेके आपके एक जो टीम वर्क होता है, आर्मी में तो मैंने देखा है, मेरे को रहने का मौका भी मिला, तो आर्मी में तो बड़ा डिसिप्लिन का हिसाब है कि आपको सबके साथ ग्रुप में काम करना पड़ता है। अब एक आपका ही एक कोई फ्रेंड आता है, आप उससे मिलते हो पहली बार में, तो इतने आप उसके साथ फ्रैंक नहीं हो पाते, इतने आप उसके बारे में पता नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों के साथ समय गुजरता है तो एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और एक ग्रुप में काम करने की हैबिट भी पड़ती है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि अग्निवीर तो एक हमारी सरकार की समझ में आती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी की समझ में आए हो। और हाँ, एक हमारे जनरल साहब हैं, शायद हमने उनका नाम सुना होगा, जीडी बख्शी जी, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट देते भी हैं, और वो चूँकि एक आर्मी में सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं और उनका आर्मी में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो जब वही आर्मी के जो लोग हैं वही उस चीज़ को अग्निवीर उनकी समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं ने तो किसी ने अब ना उन्होंने किसी ने आर्मी में जॉब की, ना उनके बच्चों ने करनी है। मुझे नहीं लगता कि किसी नेता का बच्चा आर्मी में जाने की प्रयास करेगा। तो इस तरीके से जो हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि जो आर्मी के मामले होते हैं उनको भी कम से कम उनके साथ भी डिस्कशन होना चाहिए, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए, और जो आर्मी के रिटायर पर्सन हैं उनसे भी बात करके तब जाके कोई भी चीज़ लानी चाहिए। ऐसे नहीं कि संसद में पास किया और उसको दूसरे दिन ले आया। और जहाँ तक मुझे लगता है सरकार की नीयत इसमें केवल इतनी है कि जहाँ तक एक बजट और ये कम करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना ज़रूरी है, वो भी ऐसे हालात में जब आपको पता है कि चाइना विश्व की तीसरी शक्ति है और भारत के पड़ोसी देश है, तो उस समय और भी ज़्यादा इसको संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए। और भारत अपनी समस्याओं से तो गुजर ही रहा है, और इनमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का भी रोल है। तो अगर भारत चाहता है कि पड़ोसी देश इस तरीके की हरकतें न करे, तो कम से कम आर्मी को तो बहुत मजबूत बनाना चाहिए, और आर्मी की किसी भी उसमें उनके अच्छे कार्य में दखल नहीं देनी चाहिए। और ये बोलना गलत के है कि भारत के लोग देशभक्त हैं। अरे भाई, तुम देशभक्त होके क्या करोगे, जब अगर बॉर्डर पे लड़ाई होगी तो उस समय तो आपको हथियारों की, बंदूकों की, मिसाइलों की और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय आपके बोलने से और उस कुछ नहीं, अगर आप नियत सैनिकों को तो भेज, एक आप पुराने टेक्नोलॉजी या पुराने हथियारों के बल पे नहीं भेज सकते, जबकि आपको पता है आपकी जो पड़ोसी देश है वो इतने एडवांस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपने बॉर्डरों पे, तो उस चीज़ को लेना पड़ेगा। और दूसरा,
भारत को अब कहीं ना कहीं एजुकेशन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ये इसलिए देना पड़ेगा कि हमारे देश की एजुकेशन एक नौकरी तक जो बना रखी है। और देखिए आप, हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग साइंटिस्ट हैं, कितना इनोवेशन हो रहा है। कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। चाइना से माल आ रहा है और मेक इन इंडिया करके बेचा जा रहा है। और जो ये बिजनेसमैन बने हुए हैं बड़े बड़े, ये अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाहर से माल वो कर रहे हैं और यहाँ मोहरें लग रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अभी ये गाड़ियाँ ये हैं सब चाइनीज़ बैटरियाँ हैं उनमें। हमने देखा हुआ, आप अपना मोबाइल हैंडसेट खोलिए और उसमें देखिए आपको चाइना की बैटरी मिलेगी, चाहे वो आपका सैमसंग का फ़ोन है चाहे किसी ब्रांड का फ़ोन है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं घातक है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है और टफ से टफ पढ़ाई लाने की ज़रूरत है। और जो शिक्षा नीतियाँ भी हैं इस तरीके से बन रही कि बस धक्का मार के इन बच्चों को पास करो, बस क्या फ़ायदा है ऐसी डिग्रियाँ दे के। अभी आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में 43,000 PhD वालों ने आवेदन किया हुआ, तो ऐसी PhD की डिग्री बांट क्यों रहे हो। सरकार को ऐसी यूनिवर्सिटियों पे सीधे ताला लगाना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, देख लीजिए आप, 4-4 6-6 कमरे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रखा, ना वहाँ प्रोफेसर है ना वहाँ, अब तो वहाँ स्टूडेंट भी नहीं है। आप ये लगाइए कई सरकारी यूनिवर्सिटी, मेरे पास एग्जाम्पल है कि जहाँ मास्टर्स डिग्रियाँ चल रही हैं और उनको 5 से 10 बच्चे उनके यहाँ एडमिशन इनरोल्ड हैं, उनको बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो एक तो एजुकेशन जो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और जो एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। और सरकार को ये 5 किलो चावल फ्री ना बांट के एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स लिखें, अच्छे बुरे जो भी लिखना है। और इस चीज़ से बिल्कुल बात हटा दीजिए कि ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और मेरे को ये चीज़ लगती है इस चीज़ में किसी इंसान की कमी, इंसान गवर्नमेंट की कमी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जब हम किसी की कमियां बताते हैं तो वो अपने में ही सुधार करता है और कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। धन्यवाद।